नमस्कार छात्रों, मैं राजकुमार डहरिया उच्च माध्यमिक शिक्षक आज आपके लिए लेकर आया हूँ मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12वीं की पुस्तक में से अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का समाधान। तो आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का समाधान के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जहन में सवाल उठता है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। रैडजेल महोदय जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल के वातावरण से संबंध माना है। इन्होंने मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। संश्लेषित पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मानव भूगोल और धरातल के बीच किस प्रकार का संबंध है? जिस प्रकार सूरज और हरी घास का संबंध है, वह अपना भोजन जो ग्रहण करती है, उसी प्रकार मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच एक दूसरे का अंग संबंध है। इसके अलावा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ये इनकी शिष्या कुमारी ई सैम्पुल के माध्यम से कहा गया है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव भूगोल के उपक्षेत्र है सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, मानवतावादी, अमूल्यवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय और भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न इसमें किया गया है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उसकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ साथ घनिष्ठ अंतरपृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है। मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमने जो पहले देखा उपक्षेत्रों में, जैसे सांस्कृतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, इन सभी से मानव भूगोल के अंतराल संबंध हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख उपगम कौन कौन से हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मानव भूगोल के प्रमुख उपगम कौन कौन से हैं। तो इसमें समय अवधि के बारे में विशेष जोर दिया गया है। तो सबसे पहला जो आपका आता है का अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण और विवरण जो है आरंभिक उपनिवेश युग इसकी समय अवधि है। साथ ही यह जो व्यापारिक रुचि और साम्राज्य व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों की खोज व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया है। क्षेत्र का जो विश्व ज्ञान कोशिका विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन कर महत्वपूर्ण पक्ष बनाया गया है। इसका दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय विभेदन या विश्लेषण। क्षेत्रीय विश्लेषण या विभेदन जो है वह है उसकी समय अवधि है अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। इसके अंतर्गत इसके जो लक्षण हैं, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने के लिए बल दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण इसकी समय अवधि है उत्तर उपनिवेश युग। इसके अंतर्गत जो इसके लक्षण है, इसमें प्रदेश के सभी
पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। चौथा जो उपागम है, इसके अंतर्गत स्थानीय संगठन। स्थानीय संगठन इसकी समय अवधि है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक। इसके लक्षण हैं कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिक के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस अवस्था का विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की पहचान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, इसका समय अवधि है 1970 के दशक। इसके लक्षण हैं मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते समय भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के उदय से मानव भूगोल सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए हमें पाठ का विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। साथ है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, इसका जो समय अवधि है 1990 का दशक है। इसमें वृद्ध सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले जो मूल सिद्धांत हैं उसमें प्रश्न उठने लगे। अतः यही जो स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राकृत का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव भूगोल मानवीय प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज की या खोज में सहायता प्रदान की। डीएनए और आनुवंशिक डीएनए के माध्यम से हमने कई ऐसे रहस्य जो है आनुवंशिक बीमारियों का, उसमें हमें विजय पाने में सहायता प्राप्त की। वायु की गति के नियमों का प्रयोग करके हमने तीव्र गति से चलने वाले वायुयान का विकसित किया। मानव भूगोल में इस प्रकार प्रौद्योगिकी के विकास में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक का महत्व रहा है। आगे चलते हैं। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। जैसे तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों का उपयोग करना, है ना, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग करना, तटों पर समुद्री पत्तन बनाना, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बनाना, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करना, कृषि उन्नत कृषि का निर्माण करना, नगरों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना। हम मानव जहाँ जहाँ विकास कर रहा है तो प्रकृति के साथ मिलकर वह जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए एवं मानव के प्राकृतिकरण को उदाहरण सहित समझाइए। निश्चयवाद की अवधारणा की विशेषताएं। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति के नियमों के अंदर, प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है। मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में रहते हैं। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर है। आज आपने मानव भूगोल के बारे में आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 3 में मानव का प्राकृतिकरण देखा होगा, जिसमें अबुझमाड़ के क्षेत्र के जंगलों के बारे में बताया गया है।
वहाँ पर जंगल की देवी है ना, और वहाँ पर जो वन की देवी है, जो आत्मा है, वो आत्मा लोई लुंगी की प्यास बुझाने में स्वीकृति देने के लिए वह धन्यवाद देता है वहाँ का जो आदिवासी समुदाय के प्रमुख है बेंदा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं हम प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर हैं। आगे चलते हैं। मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषता बताइए। मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें से पहली विशेषता है मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन ला सकता है। पर्यावरण में सिर्फ आप ये समझ लें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात संभावनावाद में यहाँ पर मनुष्य जो है वो सर्वोपरि है और प्रकृति जो है गौण है। तो मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। फिर दूसरा है मानव अपने बौद्धिक तथा तकनीकी स्तर के अनुसार विभिन्न संभावनाओं के उपयोग की सामर्थ्य रखता है ना, और घाटियों को चारागाहों के रूप में उपयोग करता है। वह पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर खेती करता है। तो मुख्यतः मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और वह अपनी बुद्धि के आधार पर तकनीकी स्तर के विभिन्न सर्वोपरि स्तरों में पहुंचते जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कल्याणपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो मानव भूगोल में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याणपरक विचारधारा के प्रमुख बिंदु हैं। दूसरा, इस विचारधारा में प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषय व नगरी, स्लम, झुग्गी झोपड़ी समूह आदि इसमें आते हैं। इसके अलावा असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इसके अलावा आगे चलते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रो ने किस विचारधारा का अनुसरण किया? इस विचारधारा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रो की विचारधारा, इसमें मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या कहा, संभावनावाद का अनुसरण किया इन्होंने, और इसमें क्या कहा, मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया गया। संभावनावाद में मनुष्य को और प्रकृति को क्या है, गौण कहा गया है। फिर इसके अलावा प्रकृति पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। प्रकृति मानव को नियंत्रित नहीं करती है। पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ विकल्प, कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है और इसमें प्रकृति पर्यावरण निष्क्रिय है और मनुष्य क्या है, सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। नियतिवाद तथा संभावनावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावनावाद और नियतिवाद। तो संभावनावाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है और अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। संभावनावाद में। नियतिवाद में क्या कहा गया है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण से नियंत्रित होते हैं। संभावनावाद में मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। साथ ही नीतिवाद में मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रित होते हैं। विडाल डी ला ब्लास तथा लुसियन फेब्रे इस विचारधारा के कौन है, प्रमुख हैं। नीतिवाद या प्रकृतिवाद जिसे कहा जाता है, इसके प्रमुख कौन है, जिसके जन्मदाता हैं रैडजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि इसके नीतिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। साथ ही संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है, उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है और नीतिवाद में समानता मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा जाता है और पर्यावरणीय कारकों को वह क्या करता है, प्रभावित होता है। आगे चलते हैं।
क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल किसे कहा जाएगा? क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन एकांकी रूप में होता है। क्रमबद्ध में कैसा होता है? एकांकी रूप में होता है, और प्रादेशिक में समाकलित होता है। साथ ही क्रमबद्ध भूगोल में राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है इसका अध्ययन, और आपका प्रादेशिक में भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। साथ ही इसका अध्ययन जो है खोज तथा तत्वों को प्रस्तुत करता है। प्रादेशिक जो भूगोल है इसमें जो अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो है भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध प्रकट किया जाता है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, नवनिश्चयवाद की 3 विशेषताएं बताइए। नवनिश्चयवाद क्या है और इसकी 3 विशेषताएं? यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। स्पष्ट रूप से समझ जाएं आप कि यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का नवनिश्चयवाद कहा गया है। एक संभावनावाद, एक प्रकृतिवाद, और इन दोनों के बीच का जो रास्ता है या जो बीच का मार्ग है वो है नवनिश्चयवाद। तो दोनों को यह जोड़ने का काम करता है। पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर यह जो नवनिश्चयवाद जो है बल देता है। इसके प्रमुख जो है ग्रिफिथ टेलर है। जैसे टेलर का काम है सिलाई करना, उसी प्रकार टेलर ने नवनिश्चयवाद अपनी एक विचारधारा देकर उन्होंने संभावनावाद और प्रकृतिवाद की जो है 2 विचारधाराओं को एक दूसरे में जोड़ने का प्रयास किया है। इन्होंने जो बल दिया है वो बल दिया है रुको और जाओ। उन्होंने कहा है कि यहाँ प्रकृति में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, वह कुछ समय यहाँ पर रहेगा और उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। प्रकृति निश्चित है, वह स्थिर है, तो अतः हम यहाँ पर इसका उपभोग करें और उपयोग करें और इसमें विकास करें। धन्यवाद। आज आप लोगों ने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का अध्ययन किया। आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद।